Ladies and gentlemen, I have great pleasure in introducing Dr. Anurag from Eternal Hospital. जैसा कि आप जानते हैं कि इटर्नल हॉस्पिटल अपने राजस्थान के जयपुर के मेडिकल मैप पे एक अच्छा नाम एज अ इंस्टीट्यूशन रखता है और उसी इंस्टीट्यूशन से बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेंड और पढ़े हुए एक सीनियर डॉक्टर साहब हमारे साथ आज इस शाम शामिल हैं, डॉक्टर अनुराग. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट ADG मैम टू वेलकम डॉक्टर अनुराग विद अ टोकन फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू रवि सर. इटर्नल हॉस्पिटल के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया था. थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूँगा. डॉक्टर अनुराग गुप्ता हैं. ही इज़ कंसल्टेंट इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. दिस इज़ अ न्यू ब्रांच इन मेडिसिन. और वो डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर डॉक्टर साहब करते हैं. बट आज स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब बताएंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में, जो कि पुलिस पर्सनल्स के अंदर एक कॉमन बीमारी आजकल है, क्योंकि बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है या कभी कभी बैठना भी पड़ता है. तो उसके बारे में डॉक्टर साहब और विस्तृत रूप से आपको बताएंगे. डॉक्टर साहब ने एजुकेशन है MBBS फ्रॉम SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से किया हुआ उन्होंने MBBS. MD है रेडियो डायग्नोस्टिक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से सर. तो सर को एक्सपीरियंस भी है टाटा मेमोरियल उसका, और DNV है रेडियो डायग्नोसिस जो उन्होंने 2021 में किया है, एंड इज फेलो इन वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा कि आज का जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करें. डॉक्टर अनुराग गुप्ता सर, प्लीज़ आप ज्वाइन करें. सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ. आप लोगों ने अपना समय, कीमती समय निकाला इस टॉक के लिए. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में एक बहुत ही स्मॉल टॉक प्रेजेंट करने वाला हूँ. इसके अंदर हम कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. और मैं बेसिकली हमारे पास में इन जनरल जो पेशेंट्स आते हैं या कॉमनली जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसके रिगार्डिंग में हम एक बहुत सिंपल टॉक आज प्रेजेंट करने वाले हैं. सो बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, ये एक नई ब्रांच है. हम लोग बेसिकली वेसल्स के डॉक्टर्स हैं. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी को ब्लड लेके जाने के लिए और लेके आने के लिए वेसल्स हैं. तो हम उन वेसल्स के अंदर जो उन वेसल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को ट्रीट करते हैं. तो ये ब्रेन के अंदर में हो गई, चाहे पाँव की नसें हो गई, चाहे लिवर हो गया, किडनी हो गए. तो ऐसे करके हम ऑलमोस्ट करीब 250 के ऊपर डिफरेंट डिजीज़ेस को नए टेक्निक से ट्रीट करते हैं. इन सभी प्रोसीजर्स की क्या खासियत है कि ये सभी हम लोग एक पिन होल से करते हैं. तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिलीमीटर के एक छोटे से सुई से हम मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं. तो अभी हम लोग सबसे पहले आज वेरिकोज वेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली ये हमारे पाँव में नॉर्मली नसें ऐसे काम करती हैं. हमारे पाँव की नसों में वॉल्स होते हैं जो कि ब्लड को आगे लेके जाते हैं बट एट द सेम टाइम पीछे आने से रोकते हैं. पर वेरिकोज वेन में क्या होता है कि ये जो वॉल्स होते हैं ये समय के साथ में ख़राब होने लग जाते हैं. तो ख़राब होने से क्या होता है कि पाँव के अंदर में आपका ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, और ब्लड इकट्ठा होने से चेंजेस और इश्यूज़ आने लगते हैं. तो अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो हर 2 में से 1 महिला को किसी न किसी फॉर्म में वेरिकोज वेन होता है. एंड पुलिसमैन में अगर हम बात करें तो कम से कम 15 से 20% ऑफ पुलिसमैन में 15 से 20% ऑफ पुलिसमैन को वेरिकोज वेन होता है, और 20% एट रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं. सिंपली बिकॉज जो जॉब का नेचर है उसमें आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स खड़े रहना पड़ता है या बैठे रहना पड़ता है, जो कि इसका एक मेन रिस्क फैक्टर है. तो वेरिकोज वेन धीरे धीरे करके पहले एक ऐसे स्पाइडर वेन हम इसको बोलते हैं, स्पाइडर वेन की फॉर्म में आता है, और धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है और ऐसे पूरे पाँव में आ जाता है. और लास्ट स्टेज में क्या होता है, पाँव में घाव बनने लग जाते हैं, पाँव काला पड़ने लग जाता है. तो ये सभी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं. आप लंबे समय के लिए खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ में, तो या फिर आपका अगर वज़न थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन सब से होता है. तो इसको हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एक तो हमें क्या है कि वज़न को हमें कंट्रोल में लेके आना है, और पाँव की जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पाँव के अंदर में जो काफ मसल्स की स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिकली फॉर पुलिसमैन आई रिकमेंड कि आप लोग कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या कंप्रेशन सॉक्स को पहने. स्पेसिफिकली अगर आपको अर्ली स्टेजेस के वेरिकोज वेन दिखने शुरू हो गए हैं तो. और ये स्टॉकिंग्स या सॉक्स पहनने से क्या होता है कि आपकी आगे की प्रोग्रेशन रुक जाती है. देन इसके अलावा हम लोग ट्रीटमेंट्स भी करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो हम लोग बेसिकली
पाँव के अंदर में एक छोटा सा एक नीडल प्लेस करते हैं और नीडल को प्लेस करके हम लोग लेज़र से इस नस को, जो ख़राब नस है उसको हम लोग बर्न कर देते हैं। सो एक ये छोटे से सोनोग्राफी की मदद से हम लोग एक छोटा सा नीडल हमारी जो ख़राब नस है उसके अंदर में प्लेस करते हैं और इस तरीके से एक पतला सा तार जाता है और इस तार के रास्ते से जो ये जैसे लेज़र टेक्निक है, इस लेज़र टेक्निक से ये नस बंद होकर के सिकुड़ जाती है, जिससे कि हमारे ये सूजन चली जाती है। तो ये बेसिकली ऑपरेशन से पहले का पाँव है और ये ऑपरेशन के बाद का पाँव है। तो बेसिकली जो भी मेन जो कल्प्रिट है वेरिएंस को हम कैटर कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है आगे जाकर के अल्सर बनने के चांसेस पाँव में कम हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक पेशेंट है मेरे जिनको अल्सर बना था, हमने इसको वेरिकोज से ट्रीट किया है। स्लोली 1-1.5 महीने में जाकर के ये घाव आपका पाँव का भर जाता है। बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। तो उसके लिए आपको जो मेन काम करना है वो टेक अवे ये है कि आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के ऊपर में फोकस करना है। अगर आप प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा टाइम खड़े रहते हो, जितने समय खड़े रहते हैं उस टाइम पे आप कंप्रेशन स्टॉकिंग से सॉक्स पहने और वेट रिडक्शन पे आप लोग वर्क करें और एक्सरसाइज करें। फिर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा डायबिटीज़, टोबैको, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड इन सब के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना होगा या आपको काफ़ी लोगों ने बताया होगा कि लाइक मुझे तो डायबिटीज़ और है बट इससे कुछ होता नहीं है ना। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे तो बीपी है, हाई रहता है बट इससे कुछ होता नहीं है। तो मैं बस इसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो भारत में डायबिटीज़ है बहुत। अभी हम लोग बेसिकली सब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने जा रहे हैं बिकॉज डाइट कॉन्शियस थोड़े से नहीं रहते और मेजॉरिटी लोग अनडायग्नोज्ड रहते हैं। हॉस्पिटल में जनरली जब पेशेंट आता है तो डायबिटीज़ एकदम अनकंट्रोल्ड रहती है, हर जगह के वेसल्स धीरे धीरे करके ब्लॉकेजेस होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उससे भी ज़्यादा लोग हमारे टोबैको यूज़र्स हैं। अभी पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो करीब 28% ऑफ पॉपुलेशन टोबैको किसी फॉर्म में कंज्यूम कर रही है, जिसमें से मेजॉरिटी स्मोकलेस टोबैको यानी कि गुटखा वगैरह के फॉर्म में है। तो अब इन सब से होता क्या है, इन सब से क्या होता है कि हमारे बॉडी में प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं जिनको बोलते हैं एज प्रोडक्ट्स। ये धीरे धीरे जाकर के हमारे नसों में जमा होने लग जाते हैं और ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को ये धीरे धीरे करके ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये हमारे पाँव की नसें हैं, ये पाँव की नॉर्मल नसें हैं बट इनमें धीरे धीरे करके जैसे प्लाक जमा हो जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस में इससे कुछ इश्यूज़ नहीं होता, इसलिए सब लोगों को लगता है कि हम एकदम ठीक हैं। परंतु जैसे ही ब्लॉकेजेस आपके 50% या 70% पे पहुंच जाते हैं, लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और इससे बेसिकली बॉडी की जो एजिंग है वो फास्ट हो जाती है। तो अगर आप सपोज 80 साल जीने वाले थे या 90 साल जीने वाले थे, उसकी जगह आप 60 या 70 साल ही जी पाएंगे बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड डायबिटीज़। तो हमें इन सब चीज़ों को चेक में रखना है, रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं। ये एक पेशेंट है मेरे पास में आए थे, इनका बेसिकली पाँव की एक ही नस है, इसमें धीरे धीरे करके ब्लॉकेजेस हो गए हैं। तो हम लोगों ने खैर इसको बलून एंजियोप्लास्टी करके खोल दिया है। बट मैं बेसिकली आज प्रिवेंशन के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये सिमिलरली गले की एक नस है जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है। इसमें ब्लॉकेज आ गया, आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम जमा हो गई, जो सफ़ेद पोर्शन है कैल्शियम है और बाकी काला प्लाक है। और फिर हमने इसको स्टेंट डाल करके ओपन कर दिया, जिससे कि जो गले की नस है वो ओपन हो गई है। सिमिलरली मैं आपसे स्ट्रोक के रिलेटेड में बात करना चाहूँगा। स्ट्रोक बेसिकली जो लकवा होता है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे देश में सभी लोगों को चेस्ट पेन के रिलेटेड अवेयरनेस है कि लाइक आपको सीने में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। परंतु अगर सपोज कोई इंसान है जिसको जो सडनली बोलना बंद कर दे या सडनली उसके हाथ या पाँव काम करना बंद कर दे, तो उसको हम स्ट्रोक की श्रेणी में देखते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी होता है तो हमें तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप तुरंत लेके जाते हो और आपके वेसल में ब्लॉकेज है तो उसको हम तुरंत ओपन कर सकते हैं उस समय में, क्योंकि क्या है कि इसमें हमें शरीर समय नहीं देता है। 1 मिनट के अंदर में करीब 20 मिलियन न्यूरॉन का डैमेज होता है ब्रेन में। तो ये एक मेरे पास में एक यंग मेल है, इज़ बेसिकली 25-26 ईयर ओल्ड। तो इनको बेसिकली ब्रेन की एक वेसल में ब्लॉकेज हो गया। आप देखेंगे हमने दवाई डाली है और इससे आगे डाई नहीं जा रहा है। फिर हमने एक स्टेंट रिट्रीवर, एक सुई, पतली सुई के माध्यम से क्लॉट निकाला। अब ये देख सकते हैं एक छोटा सा साइज का क्लॉट एक इंसान को लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज कर सकता है। ठीक है,
इसको ओपन करने के बाद में ये देखिए पूरा जो फ्लो है वो रिस्टोर हो गया है, और ये जो पर्सन है करीब प्रोसीजर के करीब 1 महीने के बाद में खुद से अपने पाँव पे चलने लगा है। पर ये सब हम तभी कर सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल में टाइम पे आते हैं ना। देन मैं बात करना चाहूँगा ओबेसिटी पे कि लाइक सपोज आप स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, आपका कुछ भी इशू या रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बट स्टिल आपका जो वेट है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो इससे क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली पहले तो हमें ये चेक करना है कि हम ओवरवेट हैं या नहीं, तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली अपना वेट को मॉनिटर करना है। तो आप वेट और हाइट के आपके माध्यम से आप फ़ोन पे आजकल ऐप से अपना BMI कैलकुलेट करें। अगर आपका BMI 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको बेसिकली कोशिश करनी है कि आप इसको रिड्यूस करने का ट्राई करें। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अगर शुगर को 6 मंथ्स के लिए बंद कर देते हैं तो आपका वेट अपने आप रिड्यूस होने लग जाता है। तो अभी ओवरवेट से होता क्या है, ये देखिए, ये बेसिकली हमारी कमर की MRI हमने की है। कमर की MRI में कमर में बेसिकली डिस्क्स होती हैं जिनको हम छल्ले बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये बेसिकली नॉर्मली क्या है, समय के साथ में धीरे धीरे करके काले पड़ने लगते हैं। पर क्या होता है कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको ज़्यादा वज़न उठाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो आपकी डिस्क है ये पीछे खिसकने लगेगी, जिससे कि आपको पाँव में या पीठ में दर्द होगा। इसको हम शियाटिका बोलते हैं। ये दर्द नीचे तक कभी किसी को पाँव के उंगलियों तक में भी जाता है। तो अगर ये जो आपको दर्द हो रहा है ये बार बार हो रहा है, अब इसका इलाज क्या है, या तो आप दवाई खाएंगे या आप सर्जरी कराएंगे। इसके बीच में अभी तक में फ़िलहाल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे हमारे पास में। सो बेसिकली इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि भाई आपने सडनली बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठा लिया जिससे वो डिस्क आपकी खिंच गई है, यहाँ आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, यहाँ आपका जो जॉब है वो बेसिकली 6 to 8 आवर्स बैठने का है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो डिस्क है ये धीरे धीरे करके पीछे खिसकने लग जाती है, काली पड़ने लग जाती है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपने वेट पे काम करें, एकदम से सडनली भारी वज़न नहीं उठाएं और ग्रेजुअली एक्सरसाइजेस करके अपनी जो वर्टिब्रा के आसपास की मसल्स है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की मसल्स है, उनको स्ट्रेंथन करें। फिर ये एक जेंटलमैन है, ये हमारे पास में आया था, ये 60 ईयर ओल्ड मेल है और इनका क्या है कि ऑपरेशन करना संभव नहीं था। स्पाइन सर्जरी के लिए कैंडिडेट थे बट ऑपरेशन करना वो संभव नहीं था क्योंकि इनको और भी डिजीजेस थी लिवर की और हार्ट की। तो फिर हम लोगों ने कि छोटे से नीडल की मदद से इसके अंदर में ओजोन करके दवाई डाली जिससे इनकी डिस्क श्रिंक हो गई है। तो अभी एट प्रेजेंट ही इज़ पेन फ्री फॉर पास्ट 1 ईयर। सिमिलरली वजन बढ़ने से क्या होता है कि आपके जो घुटने हैं वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं और हिप जो जॉइंट है, बेसिकली सारे जॉइंट्स धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं। तो हमें बेसिकली जो वज़न है उसको कम करना है ताकि हम प्रोग्रेशन, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोग्रेशन है इसको रोक सकें। इसको हम बेसिकली हम लोग काफ और उसके जो भी जॉइंट है उसके आसपास की मसल्स की एक्सरसाइजेस करके हम रोक सकते हैं। पेन फ्री करने के लिए हम लोग एक जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बेसिकली घुटने की हम एंजियोग्राफी करते हैं जिससे कि ये कम हो जाता है। सॉरी, आई थिंक या कमिंग टू अल्कोहल। सो बेसिकली अल्कोहल के से बेसिकली क्या होता है कि अल्कोहल से बॉडी के अंदर में जो फैट डिपोजिशन है वो और फास्ट हो जाता है। तो जैसे अगर आपने अल्कोहल डेली आप एक मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्कोहल सबसे पहले लिवर में जा करके फैट के डिपोजिशन को बढ़ाएगा। फिर क्या होगा कि फैट अगर जल्दी लिवर में बढ़ने लग जाता है तो उससे क्या होता है धीरे धीरे करके वो आपके लिवर को ख़राब कर देता है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं, या आगे जा करके इसमें कैंसर भी हो सकता है। तो अल्कोहल के रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसमें है कि आपको उसको एक नियमित मात्रा में ही आप कंज्यूम कर सके, या फिर अगर नहीं करें तो और भी अच्छा है। तो ये बेसिकली लिवर का एक छोटा सा कैंसर है, ये 3 सेंटीमीटर का कैंसर है। तो आई एम सो सॉरी। यस, सो ये बेसिकली लिवर का एक छोटा सा कैंसर है। आप देख सकते हैं ये जो चमक रहा है ये एरिया, ये एक लिवर का कैंसर है। तो ये एक 3 सेंटीमीटर का छोटा कैंसर है, इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया गया। तो अर्ली डिटेक्शन करने के बाद में हमने इसको एक छोटे से सुई के रास्ते से इसको जला दिया और उसके बाद में नीडल डाल के 2 प्रोसीजर के माध्यम से जला दिया। तो ये पेशेंट 2 साल के बाद में कैंसर फ्री है, अभी तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को किसी भी प्रकार की कीमो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने एक पिन होल से इसको ट्रीट कर दिया। सिमिलरली ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट क्या होता है, समय के साथ में बढ़ जाता है, जिससे
बेसिकली नॉर्मली जो ब्लैडर है, ब्लैडर से यूरिन आगे जाता है, बट प्रोसेस समय के साथ में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे यूरिन इकट्ठा होने लग जाता है। तो बहुत से हमारे जो 50 या 60 के अबव के जो पॉपुलेशन रहती है, उनको ये दिक्कत आने लगती है धीरे धीरे करके कि रात को उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इसमें हम लोग हाथ की एक छोटी सुई के माध्यम से इसमें जा कर के जो प्रोस्टेट की जो ब्लड सप्लाई है उसको बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका ये जो प्रोस्टेट है वो श्रिंक हो जाता है। अब मैं एक बात करना चाहूँगा सिंपल कैंसर के ऊपर, बिकॉज मेरा मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में हुआ है। मैंने करीब 6 साल टाटा मेमोरियल में काम किया है और हमने करीब हज़ारों में पेशेंट्स दिखे हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली कैसा सिनेरियो है कि जब मैं इनिशियल मेरे फर्स्ट ईयर में था तो हमारे पास में एक हॉस्पिटल था, एक हॉस्पिटल में करीब 60,000 मरीज़ आते थे, रजिस्टर होते थे। अभी क्या है, 6 हॉस्पिटल्स हैं और अनफॉर्चुनेटली अभी हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ने के बावजूद भी सारे के सारे हॉस्पिटल्स में भी 60,000 के ऊपर में केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो जो कैंसर अभी जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से हमें हो रहा है बाकी लोगों में, एंड अभी बहुत कॉमन हो गया है। तो मैं इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। जो ब्रेस्ट कैंसर कैसे रहता है कि आप देखिए ये चीज़ से बाकी कैंसर से भी काफ़ी हद तक वैलिड हैं। तो जो जैसे क्या होता है, कोई सा भी कैंसर होता है वो एक छोटी गठान की फॉर्म में शुरू होता है। जैसे आप ये देखेंगे कि एक बहुत ही छोटी सी गठान है, उसको जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं, या फिर पेशेंट्स जनरली हमारे पास में आते हैं कि उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया या उन्होंने बस उसको इग्नोर किया, वो देखते रहे, फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, तब वो आते हैं। अब आप देखिए ये धीरे धीरे करके बढ़ता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। अब सपोज़ अगर आपके पास में आपको गठान है और आप हमारे पास में फर्स्ट स्टेज या 0 स्टेज में आ जाते हैं, जब फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं तो उसका जो क्योर रेट है या सर्वाइवल रेट है वो 100% है। बेसिकली मैंने 30 साल 35 साल के भी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को देखा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास में 60% मरीज जो आ रहे हैं आज की डेट में, वो सब स्टेज 3 या स्टेज 4 में आ रहे हैं। उसका रीज़न मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इग्नोरेंस ही है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप स्टेज 1 का कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट देखें वर्सेस स्टेज 3 या स्टेज 4 का, तो जो कॉस्ट है वो कम से कम 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा है स्टेज 3 या 4 का। स्टिल हम लोग गारंटी नहीं बता सकते कि आप लोग का जो सर्वाइवल है वो उसमें कितना होगा। तो कहने का मोटा मोटा मतलब यही है कि हमें कैंसर के स्क्रीनिंग पे वर्क करना होगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी गठान या ऐसा कुछ महसूस होता है तो उसको जल्द से जल्द जाकर के चेक कराएं। और अगर आपको नहीं भी है बट आपको हिस्ट्री है तो एटलीस्ट आप साल में एक बार मैमोग्राफी करें ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने के लिए, और सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने के लिए एटलीस्ट 3 या 5 ईयर्स में एक बार स्क्रीनिंग करवाएं। ये मैं एक लास्ट केस बताना चाहूँगा। ये हमने बेसिकली रिसेंटली इटर्नल हॉस्पिटल में ट्रीट किया है। ये हमारे पास में एक बच्चा प्रेजेंट हुआ था। ये 1 दिन का बच्चा था। इसको आप देखेंगे लिवर में इतना बड़ा गुच्छा है। गुच्छे का साइज़, ये हार्ट है और ये लिवर है। गुच्छे का साइज़ हार्ट से भी बड़ा है, करीब करीब 1 से 2 गुना ज़्यादा है। तो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से बच्चे को हार्ट फेलियर था, क्योंकि सारा का सारा ब्लड डायरेक्टली लिवर की तरफ में डाइवर्ट हो रहा था। तो हम लोगों ने इस बच्चे का एक सुई के माध्यम से सिमिलर इसी टेक्निक से ट्रीटमेंट किया, जिससे कि बच्चे का हमने 70% जो गुच्छा है उसको हमने गायब कर दिया। इससे बच्चा अभी फ़िलहाल स्वस्थ है, और अभी बाकी जो 30% है उसको हम फ्यूचर में करेंगे, बिकॉज हम एक साथ पूरा टैकल करने के और बच्चे के लिए रिस्क थे, तो इस वजह से हमने इतना ट्रीट किया। तो ये प्रोसीजर्स इतने सेफ हैं बिकॉज हम इवन 1 दिन के बच्चे में भी इसको कर सकते हैं। ऐसा है। थैंक यू सो मच। ये मेरे थोड़े फोटोग्राफी के फोटोज़ हैं विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके कोई भी सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आर्थराइटिस में आपने जेनिकुलर आर्टरी को एम्बोलाइज या जो भी करना है। Yes. Talk a little more about it. यस। सो मैम बेसिकली जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है।
अब ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे प्रोग्रेस करके घुटना पूरा ख़राब हो जाता है तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। बट कुछ लोग नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो नी रिप्लेसमेंट के लिए कैंडिडेट नहीं होते। जैसे अगर आप 30 साल के हैं तो आप नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि इम्प्लांट की भी लाइफ स्पैन होता है, वो भी 10-15 साल का होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाँव में एक छोटा सा नीडल डाल करके घुटने का एंजियोग्राफी करते हैं। तो ये एक न्यूअर टेक्निक्स में आता है। तो हम उसमें जा करके जो पेनफुल एरियाज़ है वहाँ पे दवाई डाल करके उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है। और ये जो आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है ये 3 और 4-5 ईयर्स तक के लिए ऐसे डिले हो जाता है ऐसे। तो फिर हम लोग अगर सपोज़ आपको ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप डायरेक्टली नी रिप्लेसमेंट ही कराएं। बट एट द मेजॉरिटी जो हमारे पास में कैंडिडेट्स रहते हैं, जो लोग हैं, वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में आते हैं, तो उनमें हम जस्ट एक पिन होल से इसको कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि भाई आपको ऑपरेशन नहीं करना, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करने की ज़रूरत है। ये हार्डली आधे घंटे का प्रोसीजर है और उसके बाद में हम लोग सेम डे भी चाहिए तो डिस्चार्ज कर सकते हैं। So is it only pain relief या Symptom is it stopping the progression of osteoarthritis? It will not stop this progression of osteoarthritis, but it will basically most of the patients they want pain relief, and at the same time grade 3 में grade 2 में you don't want to do मतलब अपनी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहते हो, ऐसे है। बट एट द सेम टाइम उनको डेली बेसिस पे पेन तो हो रहा है, वो लोग डेली सफ़र कर रहे हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल मतलब मोबिलिटी इम्पेयर हो जाती है, जिस वजह से वो अपने रूटीन काम नहीं कर पाते हैं। फिर उससे अदर डिजीजेज शुरू हो जाती है, ओबेसिटी एंड ऑल, तो उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। What are we injecting? We are injecting something into the joint space. नॉट इन द जॉइंट स्पेस, बेसिकली हम लोग घुटने की एंजियोग्राफी करते हैं और उसके अंदर में जो हाइपरवेस्कुलर मेम्ब्रेन्स है उनको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। बहुत टाइनी वेसल्स को हम ब्लॉक करते हैं, जिससे वो श्रिंक हो जाती है और पेन रिलीफ हो जाता है। तो जो पेन कॉजिंग एंडिंग्स है उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। herniated disc को आप कैसे shrink कर रहे थे? सो मैम हर्निएटेड डिस्क में हम लोग आजकल ओजोन गैस इंजेक्ट करते हैं। ओजोन Itself? यस यस मैम। सो इट वेरी स्मॉल अमाउंट अराउंड 5 cc 10 cc, तो उससे वो डिस्क श्रिंक हो जाती है। एंड देन देयर आर न्यूअर वेरिएंट्स, बट वो थोड़े से कॉस्टली हैं। डिस्कोजेल करके देयर इज अ न्यूअर लाइक जेल आता है, वो उससे भी डिस्क श्रिंक हो जाती है, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। वो अभी यूके में है, अभी इंडिया में वो आया नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो नर्व पे कंप्रेशन हो रहा है, हम लोग वहाँ पे ड्रग्स इंजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे पेन होता है तो उसके लिए हम लोग जो ड्रग्स खाते हैं वो हार्डली 5 to 10% उस एरिया में, पर्टिकुलर कंप्रेशन एरिया में जाता है। Steroids डाल रहे हैं क्या? मैम लोकल एनेस्थेटिक विद स्टेरॉइड, एंड एट द सेम टाइम हम लोग ना हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं। तो हाइड्रो डिसेक्शन से बेसिकली जो डिस्क है वो आगे खिसक जाती है और जो कंप्रेशन है वो रिलीव हो जाता है। तो ये ऑल दीज 4 थिंग्स वी आर डूइंग इन अ सिंगल सिटिंग। और इसका अच्छा बात ये है कि आप एक साथ कितने भी लेवल्स पे कर सकते हो। आप एक साथ 4 लेवल्स 5 लेवल्स कितने पे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे पेशेंट्स है, दे डोंट वांट कि हमें सर्जरी, मतलब हमें नहीं कराना चाहते स्पाइन सर्जरी, बट एट द सेम टाइम उनको पेन है डेली बेसिस पे, तो उनके लिए ये हेल्पफुल है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको मोटर वीकनेस है कि पाँव मूव नहीं कर रहा है या बाउल ब्लैडर में इशू है, तो देन अपफ्रंट सर्जरी इज रिकमेंडेड। कितना परसेंट herniation treat हो जाएगा इससे? सो मैम इट इज़ बेसिकली नॉट अबाउट परसेंटेज, लाइक अगर 20 to 30% है वैसे हम मान सकते हैं। जनरली उसके बियॉन्ड में फिर वो डिस्क प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन में काउंट हो जाएगा। तो जनरली जो कॉमनली जो पेशेंट्स हैं सबको डिफ्यूज डिस्क बल्ज होता है एमआरआई में, तो वो सब डिफ्यूजली कंप्रेस होती हैं वेन्स अपनी नर्व्स, और जो हम नर्व कंप्रेशन है उसकी वजह से क्रॉनिक पेन होता है, तो उसको हम रिलीव कर सकते हैं इससे। एवास्कुलर नेक्रोसिस में भी कोई डेवलपमेंट है क्या डॉक्टर साहब? एवास्कुलर नेक्रोसिस एक्चुअली मेरे फील्ड में नहीं आता। एवास्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि हमारी जो हिप, कॉमनली हिप में वो देखा जाता है, और उसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि वो जो घुटना जो जॉइंट है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली एट प्रेजेंट इसमें कोई नया डेवलपमेंट नहीं है फिलहाल। पुलिस पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। हम लोग एक स्क्रीनिंग कैंप का एक प्लान कर रहे थे, तो अगर स्क्रीनिंग कैंप हम रख सकते हैं पुलिसमैन के लिए, सो दैट सपोज लाइक किसी को अगर वेरिकोज है तो उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम उसका डिजीज़ के प्रोग्रेशन को फर्दर रोक सकते हैं।
Is it covered in RDHS? Yes, yes. Then you can hold the screen. But it has to be done in the hospital. Hospital. यहाँ नहीं, लेके जाएंगे। जी। AVM का क्या solution है? AVM जी, तो AVM बेसिकली क्या होता है कि नसों का एक गुच्छा बन जाता है, तो उसको हम लोग बेसिकली हमें देखना पड़ता है कि ये बेसिकली हाई फ्लो है कि स्लो फ्लो है। तो स्लो फ्लो AVMs में हम इंजेक्शन डाल के उसको ट्रीट कर देते हैं, और अगर हाई फ्लो वाला होता है तो उसमें हमें एंजियोग्राफी करके पहले उसको ब्लॉक करना पड़ता है, फिर हम उसको ट्रीट कर देते हैं। तो बेसिकली AVMs के लिए एंजियोग्राफी ये मतलब हम लोग ट्रीट करते हैं कॉमनली, और उससे ठीक हो जाते हैं AVMs जनरली एंजियोग्राफी से। One day procedure है। एक्चुअली मैम मोस्ट ऑफ आवर प्रोसीजर्स आर जस्ट 1 hour प्रोसीजर्स ओनली, और जनरली इनमें कोई इंसिजन वगैरह नहीं होता, तो हमें जनरली पेशेंट को 3 to 4 hours के लिए हम मॉनिटरिंग में रखते हैं और फिर छुट्टी कर देते हैं। 24 hours admission for RGHS. हाँ, फॉर दैट रीज़न मतलब इंश्योरेंस वगैरह या RGHS में वगैरह तो फिर हम एडमिट रखते हैं, अदरवाइज तो प्रैक्टिकली नहीं। इसमें कई लोगों के हाथ में दर्द रहता है, मेरे भी रहता है, मदर के भी है, औरों के भी कईयों को मैंने सुना है कि हाथ में भी दर्द रहता है। तो हमें बेसिकली क्या है कि हर पेन का बेसिकली कोई ना कोई कारण होता है ना, तो हमें बेसिकली देखना पड़ता है कि आपके जो पेन है उसका कोई कारण है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी मसल है उसके अंदर में दिक्कत है उस वजह से है, या आपके किसी नर्व में दबाव पड़ रहा है ना, तो उसके लिए हमें बेसिक जांच करनी पड़ती है, एक्सरे या MRI करके उसके हिसाब से जो कारण होता है उसके बेसिस पे हम इलाज कर सकते हैं, ऐसे है ना। में भी जिन लोग हैं उनको एजुकेट करें स्पेसिफिकली जो कैंसर का जो हम लोग अभी आजकल देख रहे हैं बर्डन उसके बारे में, और सपोज़ आपको अगर आपके किसी भी रिलेटिव को या किसी भी आसपास के पर्सन को अगर कैंसर या कोई भी गठान होती है तो फिर आप तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल में दिखाएं, बिकॉज उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट 1/3 या 1/5 रह जाता है अगर वो लेटर स्टेजेस में, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आगे जाके लोग कराएंगे जब बाद में दिक्कत होगी, और जो आउटकम्स हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। मतलब जो आपके जो आउटकम्स आएंगे वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 100% वर्सेस 20%। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा अभी मेरे ख्याल से आपने इससे पहले भी हेल्थ टॉक्स अटेंड की हैं इसी ऑडिटोरियम में, चाहे वो एलोपैथी में हो, चाहे वो किसी भी मेडिकल प्रणाली से पद्धति से संबंधित हो, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो नेचुरोपैथी में हो, हर बार आपको एक चीज़ 2-3 चीज़ें जो हैं वो अमूमन सुनने को मिलती ही हैं। सबसे पहली बात, आपका वजन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ज़्यादा वजन शरीर को हर तरीके से खराब करता है, ये हम सब जानते हैं, समझ गए, इतनी बार सुन लिया इसको। दूसरा, तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो ड्रास्टिकली आपकी लाइफ को, उसकी क्वालिटी को कम करता है। वो अंदर माइक्रो लेवल्स पे हर ऑर्गन को खराब करता है। जब हमने पहले डॉक्टर मक्कड़ आए थे, डॉक्टर मक्कड़ आए थे, वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, EHCC में ही हैं। उनके भी टॉक में आपने देखा होगा कि उन्होंने भी आपका ध्यान केंद्रित किया इन 2 चीज़ों पे कि वज़न आपका कंट्रोल में होना चाहिए, धूम्रपान और किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन इमीडिएटली बंद कर दीजिए। अल्कोहल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के अल्टीमेटली जो आपके एज रिलेटेड जब काफ़ी साल हो जाते हैं इन सब के सेवन में, तो फिर जो समस्याएं सामने आती हैं
वो सब हमने देखी भी है, हम जानते भी हैं, हम समझते भी हैं। डॉक्टर साहब ने आज एक स्पेसिफिक बीमारी से अपना टॉक शुरू किया, वेरिकोज वेन्स। मुझे नहीं लगता कि इस ऑडिटोरियम में ऐसा कोई भी आदमी है जिसने वेरिकोज वेन्स किसी न किसी में देखा ना हो। आपने देखा होगा किसी न किसी में, किसी न किसी व्यक्ति के आस पड़ोस में, या चाहे स्वयं के चाहे अपने बड़े बुजुर्ग में आपने देखा होगा कि वो पाँव की नस जो सूजनी शुरू होती है और फिर वो इतनी मोटी हो जाती है और फिर वो टेढ़ी मेढ़ी होके अलग से दिखने लग जाती है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने फोटो में दिखाया। मुझे ध्यान है पहले समय में जब हम लोग मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे तो उस समय इसका एक इलाज होता था, और वो था कि सर्जरी के दौरान उसका उस वेन को पूरी को स्ट्रिपिंग करके निकाल देते थे। तो ये इसका सर्जिकल एक वो था, और उसमें भी 40-50% टाइम्स का रिकरेंस यानी दोबारा होने के रहते थे। अभी देश और दुनिया जो है मिनिमली इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव मतलब हर पेशेंट ये चाहता है कि मेरे को सुई तक भी नहीं लगे, इलाज पूरा हो जाए पर सुई भी नहीं लगे। जैसे ही सर्जरी के लिए बोलते हैं तो एक बार को पूरा परिवार सकते में आ जाता है कि सर्जरी मतलब बड़ा एनेस्थीसिया होगा, बेहोश करेंगे और फिर शरीर को काटेंगे, है कि नहीं? यही है सर्जरी का मतलब, चाहे कहीं की भी छोटी से बड़ी। पर थैंकफुली अभी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 घंटे के प्रोसीजर में बिना चमड़ी को लंबा चौड़ा काटे उसके अंदर घुस के देखते हुए, अल्ट्रासाउंड से मतलब टीवी पे देखते हुए उसमें से आप तार डाल रहे हो और उस लेवल तक पहुंच रहे हो जहां पे बीमारी और परेशानी है, और वहां पे दवाई इंजेक्ट कर रहे हो। मेडिकल एडवांसमेंट में शायद इससे ऊपर कोई चीज नहीं है कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट पहुंचकर वहां पे कैंसर का भी इलाज कर पा रहे हो। आप प्रोस्टेट का तो मैंने डॉक्टर साहब से पहली बार सुना, प्रोस्टेट की बीमारी होती है बड़े बुजुर्गों में, परेशान रहते हैं, रात को 4-4 बार नींद डिस्टर्ब होती है। उसका कारण ये कि वो प्रोस्टेट बढ़ता चला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रोस्टेट को? गदूद बोलते हैं। हाँ, तो बहुत ही दिक्कत, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब करती है ये चीज़। और उसका एक इलाज था कि वो उसमें अपन सर्जरी करके उसको काट के और छील के उसको निकालते थे। पर अब जैसे डॉक्टर साहब ने फोटो में दिखाया आपको कि किस तरीके से आप एक सुई डाल के, एक तार डाल के उस प्रोस्टेट को जो खून सप्लाई कर रही है जो नस, उसी को आप ब्लॉक कर दो, वो प्रोस्टेट अपने आप श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा। आपकी समस्या कर मतलब आधे घंटे का प्रोसीजर, कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं। हॉस्पिटल में 4 दिन 5 दिन नहीं रुकना, कोई रिश्तेदारों में लड़ाई नहीं कि आज रात को कौन सोएगा। सो हॉस्पिटल स्टे हैज कम डाउन, ठीक है। घर की बेटी बहू परेशान नहीं कि आज इतने लोगों का बनाना है, आज उतने लोग आज वहां पर पहुंचाना है खाना। सो ऑल दैट स्टफ हैज गॉन। जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर आप अपने शरीर में और अपने फैमिली मेंबर्स के होने वाले शरीर में छोटे मोटे डिफेक्ट्स को समय पे पकड़ेंगे तो उसका इलाज बहुत बखूबी संभव है। वो तो जब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप स्टेज 3 और स्टेज 4 में जब आप पहुंचते हैं, जब बीमारी फैल जाती है, खासकर कैंसर टाइप की बीमारी, उस समय समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि फिर बहुत एग्रेसिव होकर उसको मैनेज करना पड़ता है। फिर कीमोथेरेपी भी है, फिर रेडियोथेरेपी भी है। और मुझे पता नहीं आप कभी कीमोथेरेपी लिए हुए किसी पेशेंट से मिले हो कि नहीं मिले हो, जीवन जहन्नुम है। कीमोथेरेपी के बाद जो हाल होता है, बाल उड़ जाते हैं, वॉमिटिंग्स आती रहती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, दस्त लगे रहते हैं हमेशा, मतलब जीते हुए ना जीने के बराबर है। लेकिन अगर अपन सजग हैं, अपन केयरफुल हैं, देख रहे हैं कि बुजुर्ग में ये परेशानी हो रही है, या बीवी को ये परेशानी हो रही है, या हस्बैंड को ये परेशानी हो रही है, तो इमीडिएटली एक्सपर्ट के पास लाके एक तसल्ली तो हो जाए कम से कम कि हाँ डॉक्टर साहब ने कह दिया कि नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या डॉक्टर साहब ने बोला कि ये स्टेज 1 में अपन ने पकड़ लिया, बहुत अच्छा हुआ, छोटे से इलाज से बहुत ही कम पैसों में इसका इलाज हो जाएगा। अपन इसको अगर इग्नोर कर देते तो अपन स्टेज 3 में तो आना ही था आपको, फिर तो आपकी समस्या इतनी बढ़ती कि आप खुद चल के हॉस्पिटल आते, और तब आपका किराया आपका इलाज का खर्चा भी बढ़ता, और
परेशानी भी ज़्यादा होती है। तो आज के लेक्चर से डॉक्टर साहब देयर आर 2 थिंग्स जो टेक अवे जो मैं ले रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली ले रहा हूँ, कि एक तो अपने शरीर, अपनी फैमिली के शरीर के बारे में सजग रहना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना। जैसे कई बार होता है, एक छोटा स्ट्रोक होता है, कहते हैं लकवा, छोटा सा हल्का सा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं, ये नहीं कि आदमी बेहोश हो गया, पर एकदम से किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि यार ये हाथ चलना बंद हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मालिश वालिश करा लेते हैं, मालिश को बुलाते हैं, मालिश करे साहब, 2-3 दिन में ठीक, 2-3 दिन में थोड़ी बहुत रिकवरी हो भी जाती है, लेकिन वो 100% ठीक नहीं होती। कारण ये कि जो हिस्सा इन दिनों ब्रेन का डेड हो गया वो वापस दोबारा नहीं बनता, वो तो गया सो गया। ब्रेन और हार्ट ये 2 ऑर्गन्स कम से कम ऐसे हैं जिनका टिश्यू वापस रिप्लेस नहीं होता, जितना था भगवान ने पैदाइश पे जितना दिया, अब वो खर्च ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी मोटी और टाइमली इंटरवेंशन का। ये जैसे डॉक्टर मक्कड़ के लेक्चर में भी आपने सुना होगा, टाइमली इंटरवेंशन, पहले 1 घंटे में गोल्डन आवर, जिसको सुनहरा घंटा, यदि उसमें आप किसी हार्ट अटैक के पेशेंट को लेके जाते हो तो 100% रिकवरी संभव। और जैसे ही वो टाइम बढ़ने लग जाता है, उसके जिंदा रहने के चांसेस कम होते रहते हैं। सिमिलरली विद स्ट्रोक, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ब्रेन उतना ज़्यादा डेड होता रहता है, उतना आप ठीक भी हो जाओगे, तो वो एक छोटी मोटी डिसेबिलिटी, एक छोटा मोटा लिम्पिंग, टेढ़ापन, ये रह ही जाता है। सो अलर्ट रहना है, टाइमली इंटरवेंशन दिखाना है, एक्सपर्ट की राय लेनी है। जो ये शुगर का अभी साहब ने मेंशन किया, मुझे तो लगता है इस पूरे जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो है ये रिफाइंड शुगर, जो ये प्रोसेस्ड चीनी है ना। ये नेचुरल मीठा कोई बात नहीं, पर जो ये प्रोसेस होके आती है, ये सफ़ेद रंग की जो चीनी है, ये बहुत, ये जहर के बराबर समझे आप इसको यदि अपने जीवन में से किसी भी प्रकार निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। आप देखिए 3 महीने 4 महीने में आपको खुद आपका शरीर एक नया शरीर मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब से ज़्यादा बड़ा मैंने लेक्चर मैंने दे दिया, बट डॉक्टर साहब आई जस्ट बोरोड फ्रॉम व्हाट यू हैव सेड एंड थैंक्स टू यू। ये मौके हमको मिलते हैं बार बार टू कम बैक टू यू नो दिस, नहीं तो हम अपने रोज़मर्रा के ये जॉब में एंड फैमिली प्रॉब्लम्स में somehow हम भूल जाते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू इटर्नल हॉस्पिटल एंड उनकी टीम कि जो निरंतर पीछे हमारे पड़े रहते हैं कि साहब आज इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे, तो एक हमको ओरिएंटेशन होता रहता है, बार बार बात करने का, समझने का, इनग्रेन करने का मौका मिलता रहता है, इज़न्ट इट? तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, आगे भी जब कभी क्या कहते हैं ये इस तरह का कोई हेल्थ टॉक हो, फैमिली शो हो, ये हेल्थ टॉक हो, तो आप आइए, इससे बेनिफिट लीजिए। पता नहीं कब, राजस्थान के बारे में एक ऐड है ना जाने कब कहाँ क्या दिख जाए, तो इन सेशंस का भी एडवांटेज है। पता नहीं कब किस मेडिकल इमरजेंसी में जो आपके किसी नियर एंड डियर वन के साथ हो रही हो, आपको अचानक ही ये बात याद आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा, मालिक ही आपसे वो काम करा लेगा जो आपने आज देखा है, और आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव की जो है जान बचा पाओगे। वो है उस मौके का इंटरवेंशन इतना इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग, थैंक यू सो मच इटर्नल हॉस्पिटल एंड टीम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर अनुराग गुप्ता हूं और मैं इटर्नल हॉस्पिटल की तरफ से आज यहाँ पे हमने एक टॉक प्रेजेंट किया, हेल्थ टॉक, हमारे सभी पुलिस कर्मियों के लिए। सो इसमें आज ये हमारा सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इसमें हमें काफ़ी अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा सबसे, और इसमें हमने जो पुलिसमैन में कॉमनली होने वाली बीमारी वैरिकोज वेन और उसके रिलेटेड सभी डिजीज़ के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया है, और मैं होप करता हूँ कि हमारा ये जो डिस्कशन है पॉजिटिव रहेगा और इससे हमें ओवरऑल अच्छा जो सोसाइटी है उसके लिए अच्छा मैसेज जाएगा। थैंक यू।